हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। इस पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बिना पात्रों, घटना और विचार के भी स्वतंत्र रूप से रचना लिखी जा सकती है। इस बारे में लेखक विचार करते हैं कि किसी भी कहानी के यदि लेखन के बारे में हम सोचें, यदि हम किसी भी कहानी को लिखना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि उसके कोई पात्र हों, कोई वस्तु हो या विषय वस्तु हो। इस प्रकार की कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं होती, बल्कि एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति केवल अपनी कल्पना के माध्यम से किसी भी कहानी को लिख सकता है या किसी भी स्वतंत्र रचना का निर्माण कर सकता है, जैसे कविता या कोई नाटक। इस प्रकार से इसमें लेखक ने नवाबों के बनावटी अंदाज का भी वर्णन किया है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। इस पाठ में लेखक यशपाल जी ने एक ऐसे नवाब के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है जो वास्तविकता से परे है। यानी जिस तरह से उनका जीवन है, जिस तरह से उनके तौर तरीके हैं, वो सभी बनावटी हैं, केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है। हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनके तौर तरीके तथा जीने का अंदाज कुछ अलग होता है। लखनवी अंदाज पाठ का यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि लखनऊ जो शहर है, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा शहर है जिसमें नवाब रहते थे या नवाब बहुत ज़्यादा रहते थे, इसलिए इस पाठ का नाम लखनवी अंदाज रखा गया है। लखनऊ ऐसा शहर माना गया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नवाब रहते थे या उनका यह एक निवास स्थान था या अभी भी है। लेखक एकांत में एक नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था। लेखक चाहते थे कि वो एक नई कहानी की रचना करें, नई कहानी लिखें, और उसके लिए वो अकेले में सोच विचार करना चाहते थे कि किस तरह की कहानी हो, कैसे उसके पात्र हों और किस प्रकार से उसकी शिक्षा हो। इसके लिए उन्होंने एक सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। यानी लेखक ने अपने सफ़र के लिए सेकंड क्लास का डिब्बा चुना क्योंकि उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती। इसके लिए उन्हें ज़्यादा किराया भी देना पड़ा ताकि वो एकांत में बैठकर अपनी कहानी के विषय में कुछ सोच सकें और उसे लिख सकें। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, यानी सेकंड क्लास में भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती थी, बल्कि कोई कोई ही सफ़र कर पाता था। गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वे दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गए जिसकी उन्होंने टिकट ली थी, सेकंड क्लास का डब्बा। जिस डब्बे को वह खाली समझ रहे थे वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। लेखक ने सोचा कि वह डब्बा खाली है, रेलगाड़ी का वह डब्बा बिल्कुल खाली है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक पुरुष पहले से ही विराजमान थे, बैठे हुए थे। लेखक का उस डब्बे में आना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। जो व्यक्ति वहाँ पर डब्बे में पहले से बैठा हुआ था वो कोई नवाब था और उन्हें लेखक का इस तरह से उनके पास आना, उनके डब्बे में सफ़र करना अच्छा नहीं लगा। उनके सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया तथा उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया कि जैसे वो उनसे बात करने में रुचि ही नहीं रखते हों, इस तरह से। इसका कारण यह हो सकता है कि नवाब आम खाए जाने वाले खीरों का शौक़ रखता है, यह वह दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहते थे। यानी जो नवाब पहले से रेलगाड़ी में बैठे थे वो चाहते थे कि वो अकेले में ही खीरे खाएं और बाकी लोग उन्हें खीरे खाते हुए ना देखें, क्योंकि जो खीरा है वो ऐसा माना जाता है कि वो आम लोगों द्वारा खाया जाता है, लेकिन नवाब के लिए इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग या खीरों का खाया जाना उनकी शान के खिलाफ माना जाएगा। इसलिए उन्होंने लेखक के सामने खीरे ना खाने का दिखावा किया। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उसका आना क्यों अच्छा नहीं लगा। लेखक सोच रहे थे कि ये जो सज्जन पुरुष गाड़ी में पहले से बैठे हुए हैं, इनको मेरा आना क्यों अच्छा नहीं लगा। लेखक
ऐसे ही सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, तभी अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछ लिया कि क्या आप खीरा खाएंगे। नवाब ने लेखक से पूछा तो लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को सलीके से धोया, साफ सुथरा अच्छे से, तौलिए से पोंछकर चाकू से उसके दोनों सिरों को काटकर खीरे का झाग निकाला, जिसे हम कड़वापन कहते हैं, उसे नमक लगाकर झाग बनाकर निकाल दिया ताकि खीरा खाने में स्वादिष्ट लगे। वे खीरे को बड़े सलीके से और नज़ाकत से संवार रहे थे, जिस प्रकार से हम खाने के लिए सलाद को तरीके से सलीके से सजाते संवारते हैं, छीलते हैं और उसे अच्छे से काटते हैं। इस प्रकार से नवाब ने खीरों को काटा। उन्होंने खीरों पर नमक मिर्च लगाया ताकि उनका स्वाद अच्छा लगे। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम खाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं उसका स्वाद हमारे मन में कुछ कुछ आ जाता है और हमारे मुंह में पानी भर आता है। इस प्रकार से लेखक ने देखा कि नवाब साहब इतनी तन्मयता से, इतनी सावधानी से खीरों को खाने के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा लगा जैसे नवाब के मुंह में पानी आ गया हो। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का मन हो रहा था, यानी खीरों को इस प्रकार से सजाया गया कि उसे देखकर लेखक का खीरा खाने का मन हो गया, लेकिन वो पहले ही इनकार कर चुके थे, इसलिए नवाब के दोबारा पूछने पर भी आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। एक बार पहले जब नवाब ने लेखक से पूछा कि क्या आप खीरा खाएंगे, तो लेखक ने मना कर दिया। इसके बाद लेखक ने सोचा कि अब मैं अपने आत्मसम्मान के कारण अब दोबारा से हाँ नहीं कर सकता। नवाब ने दोबारा पूछा, इसलिए लेखक ने उन्हें फिर से मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, फांक को होठों तक ले गए, उसे बड़ी ध्यान से सूंघा। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर गया था। नवाब साहब ने क्या किया कि पहले खीरे की फांक उठाई और उसे होठों तक ले गए और केवल उसे सूंघा। उसके सुगंध से या उसकी अच्छी महक से नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया, परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, उसे खाया नहीं। नवाब साहब ने सभी फांकों को बारी बारी से सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हों कि खानदानी रईसों का यही खाने का ढंग होता है, यानी वो केवल अपना दिखावा करने के लिए इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया कि खीरों को केवल सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक यह सोच रहा था कि खाने के इस प्रकार के ढंग से क्या पेट की भूख को शांत किया जा सकता है, कि क्या केवल सूंघने से किसी का पेट भर सकता है। इतने में ही नवाब साहब ने जोर जोर से डकार ली, यानी उनके मुंह से डकार की आवाज़ आई। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वह जल्दी हजम नहीं हो पाता। अपच होने के कारण मैदे पर भारी करता है, यानी वो आसानी से या आराम से हजम नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने उसे नहीं खाया। लेखक को लगता है कि यदि नवाब साहब बिना खीरा खाए ही डकार ले सकते हैं, जो कि असंभव है, तो वह बिना घटना और पात्रों के और बिना विचार के कहानी क्यों नहीं लिख सकते, यानी वो भी इस प्रकार के असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। अपनी कल्पना के द्वारा बिना पात्रों के, बिना घटनाओं के, बिना विचार के कोई भी कहानी लिखी जा सकती है, केवल कल्पना के सहारे। तो इस पाठ में हमें मुख्य रूप से यह देखने को मिला है कि जो नवाब लोग होते हैं या जो दिखावा पसंद लोग होते हैं, उनका अंदाज कुछ अलग होता है। वो अपना हर काम दिखावे के लिए करते हैं। ऐसे लोग, नवाब इस प्रकार के व्यक्ति थे जो आम लोगों के द्वारा खाए जाने वाले खीरे को औरों के सामने खाना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किसी के देख लेने से उनकी शान में फ़र्क आ जाएगा या उन्हें भी आम मान लिया जाएगा, यानी सामान्य व्यक्ति मान लिया जाएगा। आज का समाज भी ऐसी ही दिखावा पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। सब लोग कुछ हटके, कुछ नया करना चाहते हैं, जिसमें वो कई बार अपनी हानि भी कर लेते हैं।
लेखक ने इस प्रकार की जो उदाहरण दिया है इसके बाद यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यदि खीरे को न खाकर केवल सूंघने से किसी की उदर पूर्ति हो सकती है, किसी का पेट भर जाता है, तो हम बिना किसी कहानी, बिना घटना, बिना पात्रों की कहानी क्यों नहीं लिख सकते कि यही एक असंभव कार्य को संभव करने का तरीका हो सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।